Yes, dear students, as you know that we have completed our civics part. First we have completed geography, and now in the last time we have completed civics, and today we are going to start our history part from lesson 6, that is the cities and traders and crafts people. So in this lesson mainly we focus on the topic towns and cities, crafts and technology, internal and foreign मेड. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है कि सिटीज़, ट्रेडर्स और जो क्राफ्ट्स पीपल हैं इनकी डेवलपमेंट कैसे हुई. पहले टाउन्स और सिटीज़ डेवलप होती हैं, फिर क्राफ्ट्स और टेक्नोलॉजी एंड फाइनली इंटरनल एंड फॉरेन मेड यानी उनके बीच में रिलेशन बनते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक टाउन्स एंड सिटीज़. Medieval Indian period is characterized by prosperity and flourishing trade and commerce. Medieval इंडियन पीरियड जो है उसके सबसे बड़ी करेक्टराइजेशन क्या है, विशेषता क्या है कि उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा ट्रेड और कॉमर्स यानी कि व्यापार जो था वो बहुत ही अच्छे लेवल पर फैल गया. The Delhi Sultans and the Mughal rulers introduced many political and economic policies. तो दिल्ली सुल्तान आए पहले, तो दिल्ली सल्तनत के जितने भी खिलजी वंश, लोधी वंश जो भी आए उनको दिल्ली सुल्तान कहा जाता है. जो दिल्ली सुल्तान और उसके बाद फिर मुग़ल आए तो उन सभी ने बहुत ही अच्छी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की which helped traders and artisans to flourish. और उनकी पॉलिसीज़ ने ट्रेडर और जो आर्टिसंस यानी कि आर्ट करने वाले होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिली. द मुगल्स सपोर्टेड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ एंड मेड इट ईजियर फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड ट्रेडर्स. तो मुग़ल ने इसमें सबसे ज़्यादा अपना पार्टिसिपेशन किया. उन्होंने ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को सपोर्ट किया और जो थिंग्स का और गुड्स का मूवमेंट था वो भी बहुत इजी बना दिया. आपको पता भी होना चाहिए वैसे कि हमारे इंडिया में जो फेमस बिल्डिंग्स हैं अब तक वो सारी की सारी मुगल्स के टाइम की ही हैं. मुगल्स ने उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश की थी. दिस इन टर्न लेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इन इंडिया. तो इससे हमारे इंडिया में ट्रेड की ग्रोथ भी हुई और डेवलपमेंट भी हुआ. ड्यूरिंग दिस पीरियड वन कैन आल्सो विटनेस द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाउन्स. कोई भी एक पर्सन इस टाइम में टाउन की ग्रोथ को अच्छे से देख सकता है विद स्पेसिफिक फंक्शन. कुछ स्पेसिफिक फंक्शन थे जिनके आधार पर जो टाउन थे अलग अलग कैटेगरी में बट गए. जैसे कोई टाउन तो कैपिटल सिटी बन गया, कोई टाउन था जो मतलब स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में फेमस हुआ, कोई ऐसा टाउन था जो फेमस ट्रेडिंग सेंटर बन गया. तो उनके काम के या उनके स्पेसिफिक फंक्शन के कारण जो टाउन थे वो फेमस हो गए. वी विल स्टडी अबाउट दीज इन दिस चैप्टर. उन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे. The sources for this period include the accounts of foreign travelers who came to India. और इस टाइम पीरियड के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है, हमें पता लगता है फॉरेन ट्रैवलर के अकाउंट से. यानी कि जो विदेशी लोग उस टाइम हमारे इंडिया में आए थे उन्होंने इंडिया के बारे में जो जो लिखा उनसे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है. वो कौन कौन थे? अल-बरूनी एंड इब्न बतूता आर टू इम्पोर्टेंट वंस. इनमें से अल-बरूनी और इब्न बतूता जो थे वो दो इम्पोर्टेंट लोग थे. इब्न बतूता's अकाउंट डिस्क्राइबिंग द इंडियन सिटीज़ डेट टू 14th सेंचुरी CE. तो डियर स्टूडेंट्स, जो इब्न बतूता का अकाउंट था उसने हमारे इंडियन की
उन सिटीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया जो 14th सेंचुरी में डेवलप हुई या बनाई गई। ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक जो थे ये भी दिल्ली सुल्तान कहे जाते थे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इब्न बटूता कब किसके टाइम में आया इंडिया में? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया। हिस्टोरियंस बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग द medieval period almost 15% of the Indian population lives in cities and town। यहाँ तक कि जो हमारे हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, वो ये मानते थे कि मेडाइवल पीरियड तक ऑलमोस्ट 15% जो इंडियन पॉपुलेशन थी वो सिटीज़ में और टाउन में रहने लग गई थी। वी विल नाउ स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्बन सेंटर दैट एग्जिस्टेड इन द सब कॉन्टिनेंट। अब हम उन सभी अलग अलग तरह के अर्बन सेंटर के बारे में पढ़ेंगे जो उस टाइम इस यानी कि इंडिया में जिनका विस्तार हुआ था। इससे पहले ज़रा एक नज़र ऊपर देखेंगे हम। दिस इज़ द मैप ऑफ दैट टाइम। इस मैप के अंदर ईजिली आप देख पा रहे हैं कि उस टाइम पे कौन कौन से मेन सेंटर हुए। जैसे यहाँ पे पेशवार, अमृतसर, दिल्ली, मथुरा, फतेहपुर सिकरी, आगरा, बयाना, जोधपुर, अजमेर, ग्वालियर, बनारस, अहमदाबाद, पटना, इलाहाबाद, पटना, अहमदाबाद, नासिक, औरंगाबाद, बॉम्बे, पूना, हैदराबाद, गोलकुंडा, तिरुपल्ली, बीजापुर, गोवा, हम्पी, विलोर, कोचीन कुछ, और यहाँ से कलकत्ता। ये कुछ फेमस सेंटर थे जो डॉट के उसमें दिखाए गए हैं। ये क्या थे? कुछ उस टाइम के फेमस सेंटर थे जो कि डेवलप हुए थे। कब से कब तक? 12th to 18th सेंचुरी के बीच में। और हम पढ़ चुके हैं कि 14th सेंचुरी के बाद से जिनका डेवलपमेंट हुआ वो कौन कौन से थे। सो लेट्स स्टार्ट इट। टाइप ऑफ अर्बन सेंटर्स। द रीज़न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए टाउन इन द medieval period can be attributed to the specific function it performed। कहते हैं कि एक टाउन के डेवलपमेंट का सबसे बड़ा कारण क्या था मेडाइवल पीरियड में? कि एक स्पेसिफिक फंक्शन उस टाउन के अंदर किया जाता था। मोर ओवर डिफरेंट प्लेसेस हैड डिफरेंट सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर विच लेड टू द ग्रोथ ऑफ। कहते इसके अलावा बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर भी हैं जो ये बताते हैं कि उस टाइम कुछ अर्बन सेंटर की डेवलपमेंट हुई थी। दिस द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन वाज डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन। इसीलिए अलग अलग एरिया में अलग अलग अर्बन यानी कि शहर बने और उनकी अलग अलग विशेषता भी बनी। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइप इज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। Towns which served at as capital cities usually developed into center of power and administration। कुछ सिटीज़ ऐसे थी जो कैपिटल सिटीज़ के रूप में फेमस हुई, या सेंटर ऑफ पावर की सिटीज़ थी, या एडमिनिस्ट्रेशन की सिटीज़ थी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी के रूप में फेमस हुई। दिस टाउन्स वर वेल फोर्टिफाइड। और इन टाउन्स को क्या किया जाता था? बहुत अच्छे से फोर्टिफाई किया जाता था। फोर्टिफाई का मतलब चारों तरफ से किलेबंदी की जाती थी उनकी। ठीक है, चारों तरफ से दीवारें डाल के उसकी सुरक्षा के लिए किलेबंदी की जाती थी, क्योंकि वो क्या होता था? सेंटर ऑफ पावर, यानी कि खुद राजा वहाँ रहा करता था, उसके सारे काम वहीं हुआ करते थे, उसके पास जो औजारों का भंडार होता था वो यहीं पे होता था। तो डियर स्टूडेंट्स, चारों तरफ से इसको प्रोटेक्ट किया जाता था और उसकी चारों तरफ दीवार डाल के किलेबंदी कर दी जाती थी। एंड वर आल्सो इक्वली वेल कनेक्टेड विद अदर अर्बन सेंटर्स। और हाँ, इसके साथ साथ उनके अंदर बड़े बड़े गेट रखे जाते थे, दरवाजे, जिनसे उनको दूसरे सेंटर के साथ कनेक्ट भी किया जाता था। दे रिसीव्ड रॉयल
patronage and were centers of cultural activities like poetry and painting. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेंटर हुआ करते थे, यहाँ पे कौन लोग रहते थे? रॉयल यानी कि राजा का परिवार रहा करता था। और यहाँ पर जो कल्चरल एक्टिविटी थी वो भी हुआ करती थी। कोई महान विद्वान है वो पोइम लिखा करता था या पेंटिंग वगैरह होती थी, वो सारी इसी पार्ट में होती थी। एग्जाम्पल हैं, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, आगरा, हम्पी एंड कन्नौज वर सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। दिल्ली, आगरा, हम्पी एंड कन्नौज। तो देखते हैं कौन कौन से सेंटर हैं। लेट्स सी। दिल्ली, आगरा, हम्पी एंड कन्नौज, जो यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द मेन सिटीज़ दैट वर डेवलप्ड एज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी। दिस इज़ हम्पी, यू कैन सी हम्पी। ओके, हम्पी जो है वो नीचे कर्नाटका वाली साइड में आता है। तो हम्पी एंड वन मोर इज़ कन्नौज। Let's see where we find the Kannauj. Delhi, Agra, Hampi and Kannauj were the famous city. Okay, so you can find it in this map. It may be here and there, you can find it. So these were the cities that were developed as administrative city, यानी कि कैपिटल सिटीज़ थी। ये कैपिटल सिटी के रूप में फेमस हुई थी, इसीलिए इन्हें कैपिटल सिटीज़ या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी कहा जाता था। नाउ टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर। अब कुछ ऐसे शहर भी हुए जहाँ जो मंदिरों की वजह से प्रसिद्ध हो गए। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा तीर्थ यात्री आया करते थे, इसीलिए प्रसिद्ध हो गए। कौन कौन से देखते हैं। मैनी टाउन्स विथ रिलीजियस सिग्निफिकेंस डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रेगुलर पैट्रोनेज बाय रूलर्स, डिवोटी एंड पिलग्रिमेज। कहते कि कुछ ऐसे टाउन थे जो किसके रूप में डेवलप हुए? रिलीजियस सिग्निफिकेंस यानी कि धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण थे, और वहाँ पर लगातार पैट्रोनेज यानी कि जो यात्री थे वो आया करते थे। रूलर्स भी आया करते थे, कुछ डिवोटी भक्त भी आते थे, कुछ पिलग्रिम यानी कि तीर्थ यात्री भी आया करते थे। These thus became टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर। इसीलिए ये टेम्पल टाउन या पिलग्रिमेज टाउन के रूप में फेमस हुए। इम्पोर्टेंट टेम्पल टाउन्स इंक्लूड थंजावुर, मदुरई, तिरुपति, सोमनाथ। तो ये उस टाइम के फेमस पिलग्रिमेज सेंटर के रूप में या रिलीजियस सेंटर के रूप में फेमस होने वाले टाउन्स थे। ऑन द अदर हैंड टाउन्स लाइक बनारस, जिसको हम आज के टाइम में वाराणसी कहते हैं, नासिक, काशी, श्रीरंगम, मथुरा एंड अजमेर डेवलप्ड एज पिलग्रिमेज सेंटर। उनके अलावा जो हमने ये पढ़े हैं, ये सारे सेंटर भी किसके रूप में फेमस हुए थे? पिलग्रिमेज सेंटर के रूप में फेमस हुए थे। In all these towns, the temple influenced the society and economy to a great extent, क्योंकि इन पार्ट में सोसाइटी और इकोनॉमी ये दो फैक्टर बहुत अच्छे से प्रभावित हुए। ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ा। Sometimes pilgrimage center of a particular faith developed there. कई बार कुछ पिलग्रिमेज सेंटर जो थे वो स्पेशल अपना कल्चर भी डेवलप किया करते थे। एन एग्जाम्पल ऑफ विच इज़ द जैन सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज इन गुजरात एंड राजस्थान। तो डिफरेंट कल्चर की वजह से उनको पिलग्रिमेज कहा जाता था, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल गुजरात और राजस्थान है। शायद आपको याद होगा राजस्थान में दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं वो जैन मंदिरों के लिए बहुत ही फेमस है।
तो डियर स्टूडेंट्स, उनके डिफरेंट कल्चर की वजह से भी फेमस हुआ करते थे। सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कुछ ऐसे टाउन्स थे जो ट्रेड या कॉमर्स यानी कि व्यापार की वजह से फेमस हुए। ठीक है, वहाँ पे व्यापार के अच्छे मतलब साधन प्रोवाइड हुए, इसीलिए वो व्यापार के रूप में फेमस हुए। अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स वाज द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। और जो अगला इम्पोर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से अर्बन सेंटर की ग्रोथ हुई, वो था ट्रेड और कॉमर्स का फैलना। These towns initially came up as large villages where weekly markets and fairs were held. अब ये टाउन फेमस क्यों हुए? क्योंकि इन टाउन्स में बड़े बड़े मतलब बहुत बड़े लेवल पर जितना कि हम एक बड़ा गांव कह सकते हैं, उतनी बड़ी स्ट्रेंथ में वीकली मार्केट्स लगती थी और मेले लगते थे। As time passed, they attract different kinds of artisans, craftspersons, and traders, thereby becoming important regional trade center. कहते जैसे जैसे टाइम बीतता गया, यहाँ पर बहुत सारे कलाकार, क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर जो थे वो अट्रैक्ट हुए, मतलब वो वहाँ के रहने लगे। और इसीलिए जो वो एरिया होता था वो एक कैसा एरिया बन गया, कैसा रीजन बन गया, रीजनल ट्रेड सेंटर के रूप में फेमस हुआ। बोथ बनारस एंड मथुरा डेवलप्ड एज ट्रेड सेंटर्स। तो मथुरा और बनारस जो थे वो दोनों किसके रूप में फेमस हुए? ट्रेड सेंटर के रूप में फेमस हुए। एंड वर लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स अलोंग द रिवर गंगा एंड यमुना रिस्पेक्टिवली। और कहाँ लोकेट हुए? गंगा और यमुना नदी के किनारे पर बसाए गए, जहाँ पे उनको ट्रेड्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाया करती थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम। द ग्रोथ ऑफ मर्चेंट क्लासेस कैन बी एट्रीब्यूटेड एज द रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल टाउन इन राजस्थान। कहते जो मर्चेंट क्लासेस यानी कि जो व्यापारी लोग हुआ करते थे, वो इसी वजह से, सिर्फ इसी एक कारण की वजह से कि वहाँ पे अच्छे सोर्स होते हैं व्यापार के, तो उन्होंने राजस्थान को एक कॉमर्शियल टाउन बना दिया, या उसकी ग्रोथ जो राजस्थान के जो कमर्शियल टाउन के रूप में ग्रोथ हुई है वो इसी वजह से हुई है क्योंकि वहाँ पे व्यापारी आके रहने लगे। पाली एंड बयान वर सच टाउन्स। तो ये दो टाउन्स थे जो इस बेस पर डेवलप हुए ट्रेड की वजह से। राजस्थान सर्व्ड एज द इसेंशियल लिंक बिटवीन गुजरात, सेंट्रल इंडिया एंड द गंगेटिक वैली। तो डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान जो था वो फेमस ट्रेडिंग सेंटर बना क्योंकि इसने अच्छे लिंक बनाए गुजरात के साथ, सेंट्रल इंडिया के साथ और गंगेटिक वैली के साथ। ठीक है, कि मान लीजिए अगर हम बात करें तो यहाँ इस पार्ट में राजस्थान था, उसके नीचे है गुजरात। ठीक है, यहाँ पर है सेंट्रल इंडिया और ऊपर क्या है? गंगेटिक वैली। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों के साथ राजस्थान ने अच्छे ट्रेडिंग रिलेशन सेटअप किए। ट्रेडिंग टाउन्स आल्सो डेवलप्ड एट इंटरसेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स। यहाँ तक कि जो ट्रेडिंग टाउन थे वो एक टाउन से दूसरे टाउन में जाने के लिए इंटरसेक्टिंग का काम भी करते थे। यानी कहने का मतलब कि अगर इस टाउन के लोग यहाँ व्यापार करना चाहते हैं तो वो पहले इस टाउन से होके जाया करते थे, यानी कि और इसी टाउन से फिर इस तरफ भी जाया करते थे। तो अब इस टाउन ने क्या कर दिया? व्यापार का जो ट्रेड रूट है उसको इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, इंटरसेक्ट कर दिया। इंटरसेक्ट मतलब आपस में उनको
काटना रूट्स को, ठीक है। तो इस तरीके से जो व्यापार के सेंटर हुआ करते थे वो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स को इंटरसेक्ट भी किया करते थे। लेट्स सी certain towns which specialized in the production of specific crafts also emerged as commercial centers। इवन कि कुछ टाउन जो है वो इसीलिए फेमस हुए क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ों का प्रोडक्शन होता था, तो इसलिए वो क्या बने, कॉमर्शियल सेंटर बने। बीइंग हब्स ऑफ प्रोडक्शन दे अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन एंड ट्रेडर। अब क्योंकि एक चीज़ जो ज़्यादा किसी जगह पे जब वो ज़्यादा होती है ना, तो उस जगह को उस चीज़ का हब कहा जाता है। तो जब इतने सारे एक स्पेसिफिक चीज़ बनती है उस एरिया में और सारे के सारे वो जो एरिया है जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो एरिया उसका एक हब बन गया, तो उस एरिया ने क्या किया, वहाँ पे बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर को अट्रैक्ट किया जो उस तरह के काम में रुचि रखते थे। एग्जाम्पल्स ऑफ सच टाउन्स इंक्लूड बनारस, कांचीपुरम एंड खैराबाद। तो इनके जो एग्जाम्पल हैं वो बनारस, कांचीपुरम और खैराबाद हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम आज भी पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने स्पेसिफिक काम की वजह से फेमस हुआ था, कपड़ों के बनने की वजह से फेमस हुआ था। सो ऑल ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल। तो ये जो एरिया हमने पढ़े हैं बनारस, कांचीपुरम और खैराबाद, ये भी किस लिए फेमस हुए हैं? ये भी टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों के प्रोडक्शन के लिए फेमस हुए हैं। नाउ पोर्ट टाउन। अब पोर्ट क्या होता है, देखो, जहाँ पे समुद्र के साथ वाला जो एरिया होता है, ठीक है, इसको हम पोर्ट कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो शिप होती हैं वो आके यहाँ पे रुकती हैं, स्टे करती हैं, ठीक है। तो और यहीं पे रुकने की वजह से यहाँ पे वो सामान वगैरह उतारती हैं और इनके अंदर और सामान डाला भी जाता है। तो सामान की शिफ्टिंग करने के लिए जो एक पर्टिकुलर एरिया होता है समुद्र के साथ लगता हुआ एरिया, उसको क्या कहते हैं, पोर्ट टाउन कहा जाता है। द पोर्ट टाउन्स वर प्रॉस्पर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड owing to the increase in trade with Southeast Asia and West Asia। कहते हैं कि जो पोर्ट टाउन थे वो उस टाइम पे ज़्यादा प्रॉस्पर हो गए। प्रॉस्पर मतलब ज़्यादा फेमस हो गए क्योंकि उनकी वजह से साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया से ट्रेड करना बहुत ही आसान हो गया। यानी कि अगर हम बात करें हमारे इंडिया की ऐसे, तो इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी ट्रेड करना बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट टाउन्स फॉर कैम्बे, सूरत, गोवा, कोचीन एंड मसूलीपट्टनम। These ports facilitated India's maritime trade। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको एरिया बताए गए हैं ये सारे के सारे हमारे इंडिया के इस पेनिनसुलर पार्ट में पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मसूलीपट्टनम पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे गोवा पाया जाता है एंड यहाँ पे कोचीन है, ओके, कैम्बे और सूरत वो यहाँ पर है। तो ये कुछ ऐसे एरिया हैं जो किस साइड में पोर्ट टाउन बने, ठीक है, समुद्र के साथ लगने वाले एरिया हैं और इन्होंने इंडिया के ट्रेड को, इंडियाज़ मैरीटाइम ट्रेड, इंडिया के समुद्र से होने वाले ट्रेड को, मैरीटाइम ट्रेड मतलब समुद्र से होने वाले ट्रेड को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है फाउंडेड टाउन्स। These are the towns which had been founded by rulers, powerful nobles and officials। ये वो टाउन थे जो रूलर द्वारा या पावरफुल नोबल द्वारा
ये ऑफिसर्स द्वारा बसाए गए थे। जैसे कुछ स्पेशल टाउन थे जो उन्होंने अपने नाम पे बसाए थे, ठीक है, जो उनके किसी न किसी वजह से फेमस थे। जैसे शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद बसाया था, ठीक है। तो इस तरीके से लेट्स रीड सम एग्जाम्पल आर फतेहपुर सिकरी, हैदराबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद एंड शाहजहानाबाद। देखिए वो आगे है वहाँ पे नेम। तो ये कुछ ऐसे टाउन्स थे जो रूलर्स ने यानी कि राजाओं ने या किसी पावरफुल पर्सन ने बसाए थे। अकबर फाउंडेड द सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी इन ऑनर ऑफ द सूफी संत। तो अकबर ने फतेहपुर सिकरी नाम के इस शहर को बसाया था एक संत के लिए। कौन से संत के लिए? सलीम चिश्ती, ठीक है। अकबर ने फतेहपुर सिकरी जो था वो सलीम चिश्ती के लिए बसाया था एंड आल्सो टू कोमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। और इसके अलावा जो फतेहपुर सिकरी था वो उसकी गुजरात पर जीतने का एक कोमेमोरेट था, मतलब यादगार के रूप में बसाया या प्रतीक के रूप में बसाया, ठीक है, कि इस दिन मैंने गुजरात के ऊपर विजय प्राप्त की। तो इसलिए उसने एक फतेहपुर सिकरी नाम का शहर बसाया जो कि दो चीज़ों के लिए फेमस हुआ। एक तो गुजरात पर विक्ट्री के लिए, दूसरा सलीम चिश्ती के लिए। लेट्स सी सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह laid the foundation of Hyderabad because Golconda had become overcrowded and congested। कहते कि उसके बाद अगला टाउन है जो कि सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह उन्होंने बसाया, जिसका नाम था हैदराबाद। उन्होंने हैदराबाद को क्यों बसाया? क्योंकि गोलकुंडा भी आंध्र प्रदेश में है, यानी कि अब तो तेलंगाना में आता है वो एरिया, और गोलकुंडा भी उसी पार्ट में आता है आंध्र प्रदेश में। तो जो गोलकुंडा था वो उस टाइम एक खान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, यानी कि वहाँ से वो हीरे की खान के लिए बहुत फेमस हुआ करता था गोलकुंडा। तो गोलकुंडा जो था, अब वहाँ पे माइनिंग का काम होता था, ठीक है, हीरे की खान थी, हीरे निकलते थे वहाँ से। तो इस वजह से वहाँ पे लोग रोज़गार के चक्कर में ज़्यादा आके रहने लगे। तो वो बहुत ही ओवर क्राउडेड हो गया, बहुत ही कंजस्टेड भीड़ भाड़ वाला इलाका हो गया। तो उसकी भीड़ को कम करने के लिए उसी के आसपास एक हैदराबाद नाम का शहर बसाया गया था। किसके द्वारा? सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा। शाहजहानाबाद on the other hand was built as a symbol of power and prestige of the मुग़ल एम्पायर। और दूसरी तरफ अगर हम शाहजहानाबाद की बात करें तो वो किसने बसाया था? शाहजहाँ ने बसाया था। किसके रूप में? मुग़ल एम्पायर की सिंबल ऑफ पावर के रूप में। इट इज़ द 7th सिटी ऑफ दिल्ली एंड इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। कहते कि ये उस वक्त जो शाहजहानाबाद है, कहते कि ये जो है दिल्ली के अंदर 7th सिटी है, जो कि दिल्ली का 7वां ऐसा शहर है जो यमुना नदी के किनारे था। इससे पहले 6 शहर और थे दिल्ली के जो यमुना नदी के किनारे थे, और 7वां जो था वो ये बन गया शाहजहानाबाद जो यमुना नदी के किनारे था। चांदनी चौक एंड जामा मस्जिद located at present day old Delhi are two important structure of शाहजहानाबाद। इसके अलावा शाहजहानाबाद ने जो ओल्ड दिल्ली एरिया है वहाँ पर चांदनी चौक और जामा मस्जिद को भी बनवाया। द रेड फोर्ट और द लाल किला is a magnificent fort palace which served as the royal residence।
डेंस। कहते कि लाल किला बनवाया गया जो कि एक बड़ा ही खूबसूरत किले के रूप में बनाया गया, और उसको किसके रूप में बनाया गया? रॉयल रेजिडेंट, मतलब राजाओं महाराजाओं के रहने की जगह के रूप में इसे बनाया गया, बहुत ही आरामदायक रूप से। मैनी नोबल families, high ranking officials, prosper merchants and traders, renowned poets, musicians and poets lived in this city। कहते कि बहुत सारे अमीर लोग, बहुत सारे हाई रैंकिंग ऑफिशल्स, यानी कि जो राजा के बड़े बड़े मंत्री हुआ करते थे वो भी, और जो बड़े ही फेमस, बड़े ही मतलब अच्छे लेवल के व्यापारी हुआ करते थे, ट्रेडर्स होते थे, या कोई प्रसिद्ध कवि होते थे, कोई म्यूजिशियन संगीतकार होते थे, या पोइट्स वगैरह, वो सारे उस सिटी में रहते थे, यानी कि लाल किले में रहा करते थे। मैनी टाउन्स वर आल्सो फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट विलेजेस केम टुगेदर। कहते कि कुछ टाउन तो स्पेसिफिक थे जो बनाए गए थे, कुछ टाउन जो थे वो बाद में डेवलप हुए, यानी कि कई गांव जो थे उनके ग्रुप को मिक्स करके एक बड़ा शहर बना दिया गया जिसको टाउन का नाम दिया गया। द फॉर्मेशन ऑफ सच टाउन्स नीडेड द कंसेंट ऑफ द रूलर्स। लेकिन इन टाउन्स को भी बनाने से पहले किसकी ज़रूरत होती थी? राजा की परमिशन, राजा की कंसेंट की ज़रूरत होती थी। People from other places were usually transferred to settle down in such towns, either by offering concessions or by force। तो जो लोग होते थे वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज कर दिए जाते थे, या तो उनको कुछ ना कुछ कंसेशन दी जाती थी, या उनको ज़बरदस्ती से दूसरे टाउन में डाल दिया जाता था, या तो उनको कोई अच्छा लालच देकर वहाँ से हटा दिया जाता था, शिफ्ट कर दिया जाता था दूसरे शहरों में, या फिर उनको बाय फोर्स ज़बरदस्ती से दूसरे टाउन में डाल दिया जाता था। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल मेड अप सच टाउन्स इंक्लूडिंग रूलर्स, नोबिलिटी, शॉपकीपर्स, बैंकर्स, मनी लेंडर्स, क्राफ्ट पीपल, हकीम्स, स्कॉलर्स, आर्टिजन्स एक्सेट्रा। कहते कि अलग अलग ग्रुप के जो लोग थे वो मिलकर इस सिटी को बनाते थे। जैसे कि राजा लोग कभी कभी बनवाते थे, कभी नोबेलिटी के लिए शॉपकीपर की वजह से, कभी बैंकर्स मनी लेंडर के लिए, कभी क्राफ्ट पर्सन, कभी हकीम, कभी स्कॉलर, कभी आर्टिसंस के लिए। There were different types of houses for different groups of people in the town। और जो टाउन बसाया जाता था उनमें ये सारे जो लोग हमने अभी भी पढ़े हैं वो रहा करते थे, और इन लोगों के रहने के लिए अच्छे अच्छे घरों की वहाँ पे व्यवस्था की जाती थी। So this is about the types of towns. Now in the next class, next period, we will read about some specific towns.